Hello, my dear students of 10th standard. Welcome once again to my class of social science. And we are going to discuss the third chapter. We are actually going to resume our third chapter, Cultural Heritage of India, Sculpture and Architecture. ठीक है, इसका फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है. मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने देखा होगा. और हम लोग जो पढ़े थे वो यहाँ तक पढ़े थे. एक्चुअली एंशिएंट इंडियन टाउन प्लानिंग का टॉपिक मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे लिखा है, जिसमें we thoroughly discussed about the two of the सब टॉपिक्स मोहनजोदारो एंड हड़प्पा, जो कि कंपैरेटिवली थोड़े लंबे टॉपिक हैं, लेकिन उसकी चर्चा हमने की थी फर्स्ट लेक्चर में, मोहनजोदारो और हड़प्पा की. और उसके बारे में टाउन प्लानिंग से रिलेटेड जो वो सब टॉपिक्स हैं वो है धोलावीरा एंड लोथल. ठीक है, उसका रीडिंग आज हम करेंगे. और उसके साथ साथ वी आल्सो हैव टू स्टडी अबाउट द मौर्यन आर्ट एंड देन पिलर इंस्क्रिप्शन, व्हिच इज वेरी आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ आवर इंडियन लाइक आर्किटेक्चर. ठीक है, एंड देन आफ्टर स्टोन इंस्क्रिप्शन. ये इतना टॉपिक जो है वो इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे. तो आइए शुरू करते हैं पेज नंबर 19 से. You should keep your textbook in your hand along with a pencil or highlighter, so that when and where you find it necessary to underline certain phrases, you should do so to remember, in order to remember those clauses, okay, for your board examination preparation. ठीक है, तो पढ़ते हैं हम धोलावीरा वो टॉपिक से. थर्ड टॉपिक है, यानी कि थर्ड नंबर का टाउन प्लानिंग का सिस्टम हमें इसमें समझाया गया है. धोलावीरा टॉपिक का नाम है. A huge and systematic ancient town contemporary to Harappan civilization has been found 2 kilometers away from Dholavira village at Khadir-Bed in the vast desert of Bachau Taluka, which is about 140 kilometers away from Bhuj. ये स्टेटमेंट का मतलब बहुत ही साफ क्लियर मतलब है इसका कि धोलावीरा एक टाउन का नाम है जो कि हमारे गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है. और क्योंकि गुजरात से बिलोंग करता है, इसलिए ये टॉपिक इस चैप्टर में शामिल किया गया है. पिक्चर में आप देख सकते हो कि धोलावीरा के करीब एक खदीर-बेड नाम का गांव है. वहां पे जो कि बचाओ कच्छ डिस्ट्रिक्ट का एक इंपॉर्टेंट सिटी है, वहां से 140 किलोमीटर की दूरी पर है. तो ये जो खदीर-बेड गांव है, वहां पे एक आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन के दौरान एंशिएंट टाउन प्लानिंग्स के रिमेन्स मिले हैं. आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ गुजरात सर्वेड दिस हीप ऑफ रूइंस. ये सब खंडहर की तरह था. ऑब्वियसली इतने हजारों साल बीत गए, ये टाउन को नष्ट हुए, क्योंकि जमीन में ऑलरेडी दब गया है. तो जो कुछ भी चीजें मिलेगी वो रूइंस में ही मिलेगी. ठीक है, लेकिन फिर भी अच्छा खासा उसके ऊपर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां उस वक्त का टाउन प्लानिंग कैसा था. ठीक है, आफ्टर दिस ऑफिसर्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैड अंडरटेकन द रिसर्च वर्क इन 1980. ओके, यानी कि ये बहुत पुरानी बात नहीं है. इसके रिमेन्स जो हमें मिले थे वो आज से 30 साल पहले 1990s के दौरान ये मिला है. उसके बाद जो रिसर्च वर्क किया गया था उसका जिम्मेदारी जो है स्पेशल टास्क ऑफ एक्सकेवेशन वाज कैरीड आउट अंडर द गाइडेंस ऑफ रविंद्र सिंह बिष्ट. ठीक है, ही वाज द रिस्पांसिबल पर्सन फॉर डूइंग द रिसर्च रिगार्डिंग दिस, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ गुजरात से बिलोंग करते थे. तो उनके अंडर में जो टीम थी, उन्होंने रिसर्च वर्क किया, उससे हमें काफी कुछ पता चला है. Remains at Dholavira places and main walls of town were painted with white color. ये पहला फीचर है धोलावीरा टाउन प्लानिंग का, कि उस जमाने की जो टाउन प्लानिंग सिस्टम थी उसमें जो मकान थे सारे, उसकी दीवारें जो है व्हाइट कलर के पेंट से रंगी जाती थी. तो कुछ आज की तरह ही है, ऐसा हम मान सकते हैं. Such fortified walls encircle town suggest strong security. फिर हमने देखा था मोहनजोदारो और हड़प्पन सिविलाइजेशन में कि कोई भी टाउन हो तो उसको एनसर्कल किया जाता था, यानी फोर्टिफाइड वो सिटी हुआ करता था. चारों ओर ऊंची दीवार बनाई जाती थी. सिटी का प्रोटेक्शन
चोर बर्गलर्स वगैरह उससे बचने के लिए और बाहर के आक्रमण से बचने के लिए, ठीक है। तो वो एक सिस्टमैटिक ढंग का प्लानिंग हम कह सकते हैं कि ये जो चारों ओर सर्कुलर शेप में जो दीवार बनाई जाती है उसी के अंदर पूरा एक टाउन शामिल है। ऑब्वियसली टाउन बहुत बड़ा सा होगा, ठीक है, लेकिन जितना भी बड़ा एरिया उसका होगा उसके चारों ओर जो है वो वॉल बनाई जाती है सिक्योरिटी पर्पज से। दिस वॉल इज मेड ऑफ क्ले, स्टोन एंड ब्रिक्स, ठीक है। जो टिपिकल ढंग की जो दीवारें आज के जमाने में बनाई जाती है ईंट और पत्थरों से और मिट्टी से, उस तरह से बनती थी। ओके, potable water was available here as well as proper system of water purification was set up here, which is not made available to all. Even in modern age, बहुत ही आउटस्टैंडिंग फीचर है कि पोर्टेबल वाटर वॉज मेड अवेलेबल इन द टाउन एट दैट टाइम। धोलावीरा टाउन यानी ये पर्टिकुलर एरिया जो है, जो कोई भी सिटी, उस वक्त तो ऑब्वियसली सिटी का नाम कुछ और ही होगा, वो नाम अभी तक हमें पता नहीं चला है कि उस जमाने में कौन से नाम से ये शहर जाना जाता था। लेकिन सबसे बढ़िया उसका फीचर ये है कि पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर जो है वो अवेलेबल करवाया जाता था सारी प्रजा के लिए, जो कि आज के जमाने में भी इवन मुश्किल है गवर्नमेंट के लिए। और ये तो कौन सा एरिया है आप लोग जानते ही, कच्छ डिस्ट्रिक्ट, जहां पे पानी का हमेशा कमी रहता है। आज ठीक है कि मॉडर्न एज में हम लोग पानी उनको मुहैया करवा पाए हैं, दैट इज अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ थिंग, बट इट इज पॉसिबल and even it's very difficult even for the government to use modern technology and to make the potable water available for the civilization. But at that time, when we talk about the time which was about hundreds of years back, at that time providing potable water to each and every citizen of that area was an outstanding feature for the rulers and for the people. ठीक है, तो ये बहुत ही यूनिक आउटस्टैंडिंग फीचर इसको मान सकते हैं कि पानी जो है वो उस जमाने में सभी लोगों को मिल पाता था। उसके बाद हम बात करेंगे लोथल की। लोथल भी गुजरात में है, ठीक है। नंबर 4 लोथल। लोथल इज सिचुएटेड इन धोलका तालुका ऑफ अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट। ये अंडरलाइन आपको करना चाहिए, हालांकि इसको याद रखना आसान है, ठीक है। अहमदाबाद से कुछ 80 किलोमीटर दूर धोलका तालुका है, उसके कुछ आसपास ही है लोथल। शायद अगर आपने विजिट किया हो कोई एरिया तो शायद देखा होगा ये। धोलका इज अ प्लेस बिटवीन 2 रिवर्स, भोगावो एंड साबरमती। धोलका खुद एक छोटा सा टाउन है, भोगावो और साबरमती 2 रिवर्स के बीच में आया हुआ एक सिटी है, ठीक है। इट इज 18 किलोमीटर फार फ्रॉम द बे ऑफ खंबात। खंबात का जो बे है वहां से 18 किलोमीटर की दूरी पर है। फ्रॉम वेयर दीज लेयर्स ऑफ ह्यूमन हैबिटेट वर फाउंड। एग्जैक्टली ये एरिया लोथल गांव का नाम हम कह सकते हैं, वहां पे ह्यूमन हैबिटेशन या सिविलाइजेशन के अवशेष हमें मिले हैं। ओके, अ ह्यूज डॉकयार्ड वाज कंस्ट्रक्टेड टू फैसिलिटेट शिप्स in the time of high tides at the lower eastern parts of the town। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हो, हम अभी पेज नंबर 20 के ऊपर है। उसके मुताबिक शिप को सेफ जगह पे रखने के लिए एक बहुत बड़ा सा, जैसे गाड़ियों के लिए पार्किंग की जगह होती है जिसको हम पार्किंग कहते हैं, तो शिप्स के लिए, क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ी जगह चाहिए होती है। और आपको पता ही है कि उस जमाने में जो ट्रांसपोर्टेशन जो था, मेन ट्रांसपोर्टेशन एक से दूसरे कंट्रीज में जाने के लिए या एक से दूसरे पोर्ट सिटी में जाने के लिए, तो शिप्स का इस्तेमाल उसमें होता था, ठीक है। तो ऐसी शिप्स को रुकवाने के लिए या उसको पार करने के लिए जो जगह इस्तेमाल की जाती थी उसको हम डॉकयार्ड कहते हैं। तो ऐसा डॉकयार्ड बनाया गया था जिसके अवशेष अभी हमें मिले हैं, ठीक है। और कई बार समंदर में तूफान आने के जब चांसेस रहते थे, हाई टाइड्स वाला टाइम रहता था, तब भी शिप्स को बचाकर रखने के लिए डॉकयार्ड्स बहुत ही काम में आता था उसमें। ओके, तो ये आप लोथल का जो पिक्चर दिया गया है
उसमें से आप अंदाजा लगा सकते हो. Okay, and this is a unique feature of Lothal. Such dockyards, storage shops, etc. show the group of export and import. इसे हमें यह भी पता चलता है कि शिप्स होगी तो क्यों होगी, तो ऑब्वियसली उस जमाने में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस जो है वो लोग करते थे. यहाँ की चीजें जिन देशों में अवेलेबल नहीं थी वहां पे जाकर बेची जाती थी, और रिटर्न जर्नी में वहां से कुछ चीजें ऐसी लेकर आते थे सेलर्स, ठीक है, जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती थी. तो हजारों साल पहले इस तरह से शिप्स के माध्यम से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस भी हुआ करता था. ओके, they suggest that Lothal might be a rich and prosperous part of India. ओके, लोथल जो है वो हमारा बहुत ही रिच और prosperous पोर्ट था, ऐसा हम मान सकते हैं. This is a matter of great pride not only for Gujarat but also for the history of India. ओके, हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, सिर्फ गुजराती होने के नाते नहीं, लेकिन इवन भारत के लिए भी, हमारे कंट्री के लिए भी बहुत ही गर्व की बात है. अब हम बात करेंगे मौर्यन आर्ट. ओके, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये चैप्टर का, मौर्यन आर्ट. एंड देन आफ्टर वी विल टॉक अबाउट पिलर इंस्क्रिप्शन, and in that also we are going to talk about pillar and Sarnath, and then finally we will also talk about stone inscription. अब सबसे पहले मौर्यन आर्ट की हम चर्चा करते हैं. पेज नंबर 20 के ऊपर वो टॉपिक लिखा है, जिसमें पहला सब टॉपिक है स्तूप. ओके, अब स्तूप बेसिकली क्या होता है, क्या उसका मीनिंग है, ठीक है, वो तुरंत लिखा गया है. एन ओवल शेप कंस्ट्रक्शन under which the remains of Lord Buddha's body were kept in a box is known as stupa. ये सेंटेंस आपको अंडरलाइन करना है. डेफिनेशन इसकी बहुत ही क्लियर है कि ओवल शेप्स कंस्ट्रक्शन जो होता है, जो कि हाफ सर्कुलर टाइप का ऊपर, जैसे मंदिरों में आप देख सकते हैं, मस्जिदों में भी इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ऐसा कंस्ट्रक्शन. और उस बिल्डिंग में लॉर्ड बुद्ध, भगवान बुद्ध जो हुआ करते थे, उनके बॉडी के जो अवशेष रखे गए हैं छोटे से बक्से में, ठीक है, ऐसी कोई जगह जो होती है जो बुद्धिस्ट के लिए, जैसे हमारे लिए मंदिर होता है, हिंदुओं के लिए मंदिर होता है, वैसे बुद्धिस्ट रिलीजन के लिए वो स्तूप होता है, जहां पे गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध के बॉडी के रिमेन्स रखे जाते हैं. छोटा मोटा रिमेन्स होता है, उनका नेल हो सकता है या तो उनके बाल हो सकते हैं, छोटे से बक्से में वो रखा जाता है, ठीक है. There are 5 famous stupas of King Ashok's time. ये भी आपको अंडरलाइन करना है. राजा अशोक के समय के दौरान 5 मेन स्तूप हुआ करते थे, क्योंकि किंग अशोक जो थे वो बुद्धिस्ट रिलीजन को प्रमोट करने वाले सबसे, जिसको कह सकते हैं सबसे ज्यादा प्रयत्न उन्होंने किया था बुद्धिस्ट रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, और इसलिए उन्होंने ये स्तूप बनवाए थे. पहला है स्तूप ऑफ सांची, एंड देन सेकेंड वन इज स्तूप ऑफ सारनाथ, तीसरा जो है वो स्तूप ऑफ बेहट, एंड देन आफ्टर स्तूप ऑफ नंदनगढ़, और फिफ्थ वाला जो है वो स्तूप ऑफ देवनी मोरी इन गुजरात. ये पांचों के पांचों स्तूप के नाम, क्योंकि वो किंग अशोक ने उनके समय के दौरान बनवाए थे, वो आपको याद रखने हैं, ठीक है. फॉर 1 mark or 2 marks question you should remember this information. Besides, chaityas, vihar and mats were constructed. उसके अलावा, स्तूप्स के अलावा चैत्य, विहार और मठ भी बनाए गए थे. चैत्य अगेन मीन्स द बुद्धिस्ट टेम्पल, और विहार और मठ का मतलब होता है ऐसी जगह जहां पे बुद्धिस्ट मंक रहते हैं. जैसे गुरुओं के रहने के लिए आश्रमशाला होती है, ठीक है, वैसे बुद्धिस्ट मंक्स के लिए रहने के लिए विहार और मठ्स हुआ करते थे उस जमाने में. ओके, द पीरियड ऑफ किंग अशोका वाज अ गोल्डन पीरियड ऑफ प्रोस्पेरिटी फॉर बुद्धिस्ट रिलीजन. बुद्धिस्ट रिलीजन को फैलाने के लिए और ऐसे चैत्य, स्तूप, विहार, ठीक है, और मठ बनवाने के लिए किंग अशोक का
पीरियड जो है, जो कि मौर्यन किंग थे, वो डायनेस्टी का अगर नाम लें हम, तो ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है मौर्यन आर्ट। और किंग अशोक सबसे महान मौर्यन किंग्स, एज अ सबसे ग्रेटेस्ट किंग उसको हम मान सकते हैं मौर्यन एरा के, ठीक है। Buddhist religion has gifted caves, vihars, chaityas and the stupas to the field of architecture. अब अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें तो ये तो रिलीजन की बात है हुई कि स्तूप, विहार, मठ वगैरह बनाए गए थे, लेकिन उसके अलावा अभी जनरली केव्स, विहार, चैत्य, स्तूप ये बहुत बड़े पैमाने पर उस जमाने में बनवाए गए थे सारे मौर्यन किंग्स के द्वारा। तो छोटा मोटा सभी मौर्यन किंग्स का योगदान है बुद्धिस्ट रिलीजन को स्प्रेड करने के लिए और उनसे रिलेटेड जो सारे आर्किटेक्चर है उसको बनवाने के लिए, ओके। जिसमें मेन जो है वो स्तूप ऑफ सांची, जिसका एक बहुत बढ़िया सा रियलिस्टिक पिक्चर आप देख सकते हो पेज नंबर 20 का जो नीचे है वहां पे दिया गया है। द सांची स्तूप वाज बिल्ट ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड, ओके। ये आपको एमसीक्यू या मैच मेकिंग के लिए याद रखना है कि सांची का स्तूप जो है वो कौन से वक्त के दौरान बनाया गया था, तो आंसर है मौर्यन पीरियड। इट इज सिचुएटेड, वो कहां पे है वो भी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में है, स्टेट वाइज मध्य प्रदेश में है वो। द ओरिजिनल स्तूप ऑफ सांची वाज मेड ऑफ ब्रिक्स। उसका गेट आप देख सकते हो, बहुत ही यूनिक पत्थरों से बनाया हुआ गेट है, लेकिन उसके अलावा मेनली उसमें ब्रिक्स का इस्तेमाल ज्यादा हुआ है। इट वॉज हाफ इन साइज कंपेयर टू द प्रेजेंट स्तूप, ओके। आज के जो स्तूप यानी कि उसके बाद जो मॉडर्न स्तूप बने उसका साथ अगर कंपैरिजन किया जाए, ठीक है, तो उससे आधा है, क्योंकि उसके बाद जो सारे स्तूप बने थे वो तो काफी बड़े बने थे। This Buddhist stupa is a precious specimen of art of architecture. ये बहुत ही यूनिक आर्ट है, अच्छी खासी कंडीशन में है अभी तक, प्लस कुछ इसका डिजाइनिंग इस तरह से किया गया है कि वैसा डिजाइनिंग सांची के स्तूप का जो डिजाइनिंग देखने को कहीं और पे देखने को नहीं मिलता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग पीस ऑफ आर्किटेक्चर, ओके, फ्रॉम मौर्यन एरा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो उसमें येलो बॉक्स में पेज नंबर 21 के ऊपर येलो बॉक्स के अंदर लीनियर स्केच ऑफ स्तूप, उसका इंफॉर्मेशन दी गई है आपकी टेक्स्ट बुक में, जो कि एक टेक्निकल इंफॉर्मेशन है कि स्तूप के अंदर क्या क्या चीजें होती है, जिसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि हार्मिका सबसे पहला नाम है। हार्मिका बेसिकली क्या होता है? द रेलिंग अराउंड द टॉप ऑफ ओवल शेप स्तूप इज कॉल्ड हार्मिका, ओके। स्तूप के एकदम टॉप के ऊपर जो रेलिंग बनाई जाती है, ओके, आप देख सकते हो सांची का स्तूप के पिक्चर में सबसे ऊपर टॉप में देखिए रेलिंग बनाई गई है, वो चीज हार्मिका है। उसके बाद मेढी, थोड़ा अजीबोगरीब नाम है। अभी मेढी किसको कहते हैं? एलिवेटेड सर्कुलर पाथ अराउंड स्तूप इज नोन एज मेढी, व्हिच इज यूज्ड फॉर प्रदक्षिणा। अब जमीन के लेवल से थोड़ा सा ऊंचाई के ऊपर, ऊंचाई में एक पाथ, रास्ता बनाया जाता है, वहां पे चढ़ के जाना होता है, ठीक है। और खास करके वो जो सर्कुलर पाथ जो है उसका उपयोग प्रदक्षिणा के लिए किया जाता है। मंदिरों में भी इस तरह से प्रदक्षिणा की जाती है, आपको पता ही होगा। तो ये एलिवेटेड सर्कुलर पाथ स्तूप के आसपास जो बनाया जाता है ऊपर की ओर, उसे कहा जाता है मेढी। फिर प्रदक्षिणा पाथ करके दूसरा पाथ भी है, लेकिन बेसिकली वो ग्राउंड के लेवल पे होता है। A slightly elevated circular path around the temple at the place of worship is called प्रदक्षिणा, जहां पे हम पूजा पाठ वगैरह करते हैं और उसी लेवल पे, ठीक है, आपने मंदिर में ये सब देखा ही होगा कि जो मूर्ति होता है वहां पे खड़े रह के हम लोग पूजा करते हैं और उसके बाद तुरंत एक जगह बनाई जाती है चारों, जहां पे लोग घूमते हैं, जो कि प्रदक्षिणा के लिए घूमने वाली एक जगह होती है, तो वो प्रदक्षिणा पाठ है। Pradakshina is done in such a way that the place of worship is always
टू द राइट साइड। प्रदक्षिणा कुछ इस तरह से की जाती है, यहाँ पे हम स्तूप की बात कर रहे हैं, तो कुछ इस तरह से की जाती है जहां पे प्लेस ऑफ वर्शिप यानी कि जहां पे खड़े रह के हम लोग पूजा करते हैं वो राइट साइड पर आए, ठीक है। और उसके बाद का टर्मिनोलॉजी है वो है तोरण। तोरण मीन्स अ गेटवे that is built on the two high pillars that are artistic horizontal beam on it। तोरण को समझना बहुत आसान है। जो स्तूप होता है उसके गेट पर ये बनाया है, एक डेकोरेटिव पीस है ये और कुछ नहीं है, लेकिन सबको अट्रैक्ट करने के लिए ये ऑब्वियसली बनाया जाता है, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल बीम गेट के ऊपर जो एंट्रेंस होता है उसके ऊपर, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हो सांची स्तूप का पिक्चर, अगर वापस आप देखोगे तो गेट के ऊपर ये डेकोरेटिव पीस बनाया गया है, तब बनाया गया था और आज भी वैसा ही है, ठीक है, पत्थरों से बनाया था। The devotees use this तोरण as an entrance। तो ये तोरण बेसिकली एक एंट्रेंस है, लेकिन एक अच्छा खासा सजाया हुआ है, ओके। तो ये था इंफॉर्मेशन कुछ स्तूप के बारे में। अब है पिलर इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन का मतलब मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूं, ओके, कि कोई भी सॉलिड दीवार या पत्थर के ऊपर कुतर के हम जो लिखते हैं, ठीक है, गुजराती में इन्हें कुतर नहीं कहवाए और हिंदी में समझना है तो बहुत ही शार्प इंस्ट्रूमेंट से कुतर के दीवार के ऊपर जो लिखा जाता है दैट इज नोन एज इंस्क्रिप्शन। अब क्योंकि उसके ऊपर हम कुतर के लिखते हैं इसलिए ऑब्वियसली काफी सालों तक ये खत्म नहीं होता है, वैसा क्या वैसे ही रहता है। तो ये इंस्क्रिप्शन आज भी पाया जाता है। स्टोन इंस्क्रिप्शंस वर मेड फ्रॉम सिंगल रॉक। एक ही पत्थर में स्टोन इंस्क्रिप्शन बनाया जाता था। स्टोन इंस्क्रिप्शन carved out by religious order of Emperor Ashoka are the best specimen of engraving on stone। एक ही पत्थर को काट के उसमें से एक बढ़िया स्ट्रक्चर बना के उसके ऊपर जो लिखने की जो एक प्रोसीजर होती है दैट इज नोन एज स्टोन इंस्क्रिप्शन। इसको किंग अशोक ने बहुत प्रमोट किया था। They were polished so well that they gleam, shine। और फिर वो पत्थर से बनाया हुआ जो आर्किटेक्चर है उसको पॉलिश भी किया जाता था, एकदम ऐसा पॉलिश जो परमानेंटली चमकता है वो पत्थर, ठीक है। Such pillars were erected in Ambala। ऐसे स्टोन इंस्क्रिप्शन आप पाए जाते हैं अंबाला जो कि हरियाणा का एक शहर है, फिर मीरठ, इलाहाबाद, सारनाथ। मीरठ और इलाहाबाद जो है वो यूपी में है, सारनाथ जो है वो बिहार में है, लोरिया नियर नंदनगढ़, सांची, ठीक है, वो भी बिहार में है, काशी वो यूपी में है, पटना वापस बिहार में है, बोधि वृक्ष नियर बोधि गया ये भी बिहार में है। तो जनरली ये यूपी, बिहार और हरियाणा वाली जो कुछ एरियाज है वहां पे पिलर इंस्क्रिप्शन के जो रिमेन्स है वो अभी तक मौजूद है, ठीक है। एंड दे वर कार्व्ड इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। जो मैं बात कर रहा हूं कि जो पत्थर के ऊपर कुतर के जो कुछ भी लिखा जाता है तो आपको सवाल होगा कि कौन सी भाषा में वो लिखा जाता है, तो उसका आंसर ये है ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ब्राह्मी लैंग्वेज का नाम है, स्क्रिप्ट का नाम है जो उस वक्त यूज की जाती थी ऐसे पिलर इंस्क्रिप्शन के लिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। पिलर एट सारनाथ जो कि एक स्पेशल टॉपिक है कि हम पिलर इंस्क्रिप्शन की ही बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी सारनाथ का जो पिलर इंस्क्रिप्शन है बहुत ही फेमस है, सिर्फ इंडिया में नहीं वर्ल्ड फेमस है वो। The stone inscription at Sarnath is the best specimen of sculpture। The pillar has 4 lions facing 4 directions। ये पिलर जिसका पिक्चर आप देख सकते हो 3.5 में, ठीक है, 4 लायंस का, जिसमें से हमें सामने 3 ही दिखते हैं, पीछे वाला जो है वो हम इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली वो 4 लायन का पिक्चर है जो हर एक चारों दिशाओं को फेस कर रहे हैं। सारनाथ preaching place of Lord Buddha। Okay, dharma chakras are carved below the lion images। ठीक है, सारनाथ जहां पे गौतम बुद्ध खुद ऐसा माना जाता है कि वहां पे रहते थे, वहां पे प्रीचिंग करते थे अपने अनुयायियों को, और वहीं पे ये जो है लायन इमेज सारनाथ ये बना हुआ है।
और उसके नीचे धर्म चक्र बनाया गया है। उसी को हम आज अशोक चक्र के रूप में एक्सेप्ट कर रहे हैं हमारे राष्ट्र ध्वज के ऊपर। ओके, लायन इमेज वो भी हमारा नेशनल सिंबल है। ओके, दिस चक्र इंडिकेट्स ट्रायम्फ ऑफ रिलीजन। ओके, सभी चीजों के ऊपर हमेशा धर्म का विजय होता है, वो इस चक्र से हम साबित करते हैं। That is why it is called Dharma Chakra. Okay. Apart from this, it has a sculpture of elephant, horse, and bullock. अगर क्लोजली इस पिक्चर को देखा जाए तो धर्म चक्र के आसपास एलिफेंट, हॉर्स और बुलॉक के पिक्चर्स भी पाए जाते हैं। उसके इंस्क्रिप्शन यानी इस पत्थर को पुतर के वहां पे उसके लिटरली इमेज बनाया गया है। धर्म चक्र के अलावा एलिफेंट, हॉर्स और बुलॉक के इमेजेस भी वहां पे बनाए गए हैं। तो बहुत यूनिक है और इसी चीज को हम हमारा नेशनल सिंबल भी मानते हैं। द चक्र हैज बीन प्लेस्ड इन द नेशनल फ्लैग ऑफ रिपब्लिक इंडिया। इसी चक्र को हमने राष्ट्र ध्वज में स्थान दिया है। इमेजेस ऑफ 4 लायंस हैव बीन प्लेस्ड एज आवर नेशनल एंथम। ओके, जो मैंने आपको बार-बार बता रहा हूं कि हमारा राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में भी 4 लायन के पिक्चर को हम एक्सेप्ट करते हैं। दिस इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ स्कल्पचर इन द वर्ल्ड। ओके, हमारे स्कल्पचर का सबसे बेस्ट स्पेसिमेन है ये। ओके, और वर्ल्ड का भी वन ऑफ द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ स्कल्पचर माना जाता है। ओके, उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं स्टोन इंस्क्रिप्शन। अभी तक हमने पिलर इंस्क्रिप्शन पढ़ा, जो भी एक्चुअली स्टोन से बनाया गया था। स्टोन में से पिलर बनता था और उसी को हम पिलर इंस्क्रिप्शन कहते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि पूरा का पूरा एक पत्थर होता है, उसके ऊपर कहीं पे लिखा गया है, तो दैट इज नोन एज स्टोन इंस्क्रिप्शन। तो ऐसी भी कुछ जगह है जहां पे स्टोन इंस्क्रिप्शन पाया जाता है। स्टोन इंस्क्रिप्शन carved by religious order of Emperor Ashoka, the best specimen of engraving on stone। स्टोन के ऊपर परमानेंट वे पे जो लिखाई किया गया है, उसके लिए भी किंग अशोक ने काफी कुछ प्रमोशन किया था। वुडन आर्ट, स्टोन स्कल्पटिंग शो एन एक्सीलेंट स्पेसिमेन ऑफ आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर। स्टोन के अलावा वुडन आर्ट, वुड के ऊपर अगर वो चीज की जाती है तो उसको वुडन आर्ट कहेंगे। तो वो भी लगभग उसी समय में हुआ था, क्योंकि स्टोन इंस्क्रिप्शन अगर पॉसिबल है तो वुडन आर्ट भी डेफिनेटली पॉसिबल है। ओके, along with the erection of pillars of wood and stone, beautiful arts are engraved on the door which stresses religious behavior। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि काफी कुछ अलग अलग जगहों पे पत्थरों के ऊपर या तो फिर वुड के ऊपर जो एंग्रेविंग किया गया है, इससे ये साबित होता है कि वहां की उस वक्त की प्रजा और इवन राजा जो है, किंग अशोक की खास करके अगर हम बात करें तो काफी धार्मिक थे वो लोग, रिलीजन पे काफी मानते थे। ओके, सच स्टोन इंस्क्रिप्शंस हैव बीन फाउंड फ्रॉम पेशावर। ओके, ऐसे स्टोन इंस्क्रिप्शन जहां पे पाए जाते हैं वो अलग अलग शहरों के नाम यहाँ पे लिखे गए हैं। पेशावर जो कि आज पाकिस्तान में है, ठीक है, देहरादून जो कि उत्तरांचल में है, देन ठाणे, मुंबई, धौली, जोगाड़ा, ठीक है, ठाणे, मुंबई और जौली वो महाराष्ट्र में है, जोगाड़ा उड़ीसा में है और चेन्नई जो है वो तमिलनाडु में है। वहां पे स्टोन इंस्क्रिप्शन है, काफी सारे नमूने स्टोन इंस्क्रिप्शन के हमें आज भी मिल सकते हैं। Such type of stone inscription has been found from the foothill Girnar mountain on the way to Junagadh in Gujarat। अगर गुजरात की बात करें तो गिरनार माउंटेन का जो नीचे का एरिया फुट हिल्स जो शुरू होते ही हमें मिल रहा है, वहां पे भी स्टोन इंस्क्रिप्शन है। अदर देन दिस, गुजरात में ही उसके अलावा पालिताना जैन टेम्पल्स ऑन शेत्रुंजय माउंटेन इन गुजरात। ठीक है, जो शेत्रुंजय माउंटेन शायद जो जैन लोग होंगे उन्होंने तो ये डेफिनेटली देखा ही होगा। तो वहां पे छोटा छोटा माउंटेन्स की एक माउंटेन रेंज है शेत्रुंजय, पालिताना टाउन का नाम है, वहां पे है ये। तो वहां पे भी स्टोन इंस्क्रिप्शन है। जैन टेम्पल 1847 AD of Athi Singh in Ahmedabad are such stone inscription which provide complete information
in Sanskrit and Gujarati languages. गुजराती में लिखे हुए स्टोन इंस्क्रिप्शन भी हमारे पास है, जो कि उस वक्त के राजा हठी सिंह ने बनवाया था। अहमदाबाद के राजा हठी सिंह ने 1847 के आसपास उन्होंने बनवाए थे, और गुजराती और संस्कृत लैंग्वेज में वो सब लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमने आज बात किया ठीक है पिलर इंस्क्रिप्शन और स्टोन इंस्क्रिप्शन के बारे में, और आगे हमने टाउन प्लानिंग और धोलावीरा लोथल के बारे में भी बात किया। लेकिन अब यहाँ पे ये लेक्चर मैं खत्म करता हूँ। आने वाले लेक्चर में हम पेज नंबर 22 से शुरू करेंगे। फ्रॉम दिस टॉपिक द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्ट इन साउथ इंडिया। अभी तक हमने मौर्यन आर्ट की ज्यादा चर्चा की थी, बट नाउ onwards in the next lecture we are going to talk about Dravid style of art in South India, and eventually we will also talk about art of Gupta period and cave architecture. ठीक है, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, और आप खुश रहिए, अपने फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए और साथ में पढ़ाई भी कीजिए। ओके, so thank you for your time and you have a wonderful day here with your family.